Hello everyone, welcome to Career Launcher Important News Analysis। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर के बारे में। इस सेशन में हमारा फोकस रहेगा कि किस प्रकार से अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान में विड्रॉ किया है, उसके बाद एशिया के अंदर जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके कॉम्पिटिटर्स के बीच में इस विड्रॉल के बाद जो कॉन्टेस्ट है वो किस तरीके से इंटेंस हो रहा है और इसका ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। क्या यहाँ पर अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है क्या वो किस हद तक कम होगा। यहाँ पर अमेरिका जिस ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका में हमेशा देखा जाता था, क्या अमेरिका अपने इंटरेस्ट या अपने इन्फ्लुएंस को बचा पाने में कामयाब हो पाएगा। उसी पूरे कंटेक्स्ट में अमेरिका और उसके राइवलरीज के बीच का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेस्ट किस तरीके से एक पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसी कंटेक्स्ट में हम इस सेशन में चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। देखिए, हम सभी को पता है कि 20 साल लंबे वॉर लड़ने के बाद अमेरिका ने फाइनली अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया और अमेरिका के अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद तालिबान रिजाइम जो है वो उस वहां पर अपना रूल उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है। अब अमेरिका ने अपने इस विड्रॉल के पीछे जो वो रीजन बता रहा है उसका नैरेटिव क्या है। तो देखो, अमेरिकन और उसके एलाई ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से इसलिए एग्जिट किया क्योंकि वो अपने फॉरेन पॉलिसी को एक बार फिर से रीअलाइन करना चाहते थे। वो अपने प्रायोरिटीज को फिर से एक बार शिफ्ट करना चाहते थे और अफगानिस्तान में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा है जो अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व कर सके। इस वजह से अफगानिस्तान से विड्रॉ किया अमेरिका ने। ये है आपका यूएसए का नैरेटिव अफगा, अफगानिस्तान से विड्रॉल को लेकर के, राइट। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को जब तालिबान ने छुपाया था तो उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर तालिबान के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाई थी और 20 साल तक एक लंबा वॉर लड़ा। इस दौरान उन्होंने डेमोक्रेसी लाने की भी कोशिश करी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन ओवरऑल इस 20 साल के वॉर में वो तालिबान को हरा नहीं पाए और तालिबान ने फाइनली यहाँ पे पूरा का पूरा अफगानिस्तान ही इन द एंड कैप्चर कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर जो अमेरिका के कॉम्पिटिटर्स हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी इतनी लंबी प्रेजेंस बनाने के बाद भी अफगानिस्तान को जिस सिचुएशन में छोड़ करके गया है, 20 साल तक लड़ने के बाद तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बना के रखी और अब रूल कर रहे हैं, ये अमेरिका का एक फेलियर है। वो इस वॉर को तालिबान के अगेंस्ट इस वॉर को जीत पाने में वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। ये कहना है अमेरिका के कॉम्पिटिटर्स का। उनका कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका वियतनाम वॉर में हारा था उसी प्रकार से अफगानिस्तान में भी अमेरिका को हार का सामना झेलना पड़ा और अपने इस हार की वजह से वो यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। बट अमेरिका ने कहा कि हमारा एक्सपेंडिचर भी बहुत हो रहा था, हमारे सोल्जर्स की सेक्रीफाइस भी जा रही थी और हमारा अफगानिस्तान में कोई एज सच इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर हमने विड्रॉ किया है। और अमेरिका साथ साथ ये भी कह रहा है यहाँ पर कि वो जो अपना फॉरेन पॉलिसी है उसको वो फोकस करना चाहते हैं चाइना की तरफ, और चाइना की तरफ बेटर बेटर फोकस करने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज लाए हैं और वो अपनी प्रेजेंस को जो अब बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में और साउथ चाइना सी के अराउंड और बाकी के उन पार्ट्स में जहां पे चाइना एक मेजर चैलेंज बन के खड़ा हो रहा है अमेरिका के लिए, वहां पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करेंगे। और इसलिए अफगानिस्तान से विड्रॉल अमेरिका के लिए जरूरी थी, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन अब ये तो एक फैक्ट है कि जिस हालात में वो अफगानिस्तान को छोड़ के गए हैं, 20 साल के वॉर के बाद भी तालिबान जिस तरीके से पावर में आ गया है, डेफिनेटली यहाँ पर ये एक अमेरिका की हार है और इसको काफी सारे देश जो हैं वो ऑलरेडी बिलीव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अमेरिका का इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में, काफी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमें कम होते हुए दिख रहा है 1990s के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, फाइनली रशिया से अमेरिका कोल्ड वॉर जीत गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक बाईपोलर वर्ल्ड से जो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स है
वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ शिफ्ट हो गई थी, जहां पे अमेरिका एक ग्लोबल पुलिसमैन बनकर के उभरा था और अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस बेस रूल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, अपने हिसाब से रूल एंड ऑर्डर को चलाने की कोशिश करी थी और वर्ल्ड बहुत हद तक यूनिपोलर बन गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ अमेरिका को जैसे आउटकम्स देखने को मिले हैं अलग अलग कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका का अब ये यूनिपोलर जो प्रेजेंस है वो खतरे में है। किस प्रकार से खतरे में? तो यहां पर अफगानिस्तान अकेला एक इंसिडेंट नहीं है जिस वजह से हम ये कह दें, राइट? अफगानिस्तान के सिवा भी अगर आप देखो तो जिस तरीके से इराक और लिबिया के अंदर अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस बनाई थी, वहां पर अपनी सेना को भेजा था और वहां पे भी उन्होंने डेमोक्रेटिक ऑर्डर लाने की कोशिश करी थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी इन देशों में अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है, अमेरिका के इन्वेजन के बाद भी। तो वहां पे भी अमेरिका को फेलियर देखने को मिला। फिर उसके बाद 2014 में जो यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका पे ट्रस्ट करते हैं इतना ज्यादा, वहां पर यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने जिस आसानी से एनेक्स कर लिया, वहां पे भी अमेरिका क्रीमिया को बचा पाने में फेल हुआ और रशिया ने उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। हालांकि उसके बाद रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया था और वो ग्रुप G7 बना दिया गया था, लेकिन रशिया को शायद उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उनका बेटर इंटरेस्ट सर्व होगा क्रिमियन पेनिनसुला को सर्व करते हुए यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर क्रिमियन पेनिनसुला के इशू में भी यूएसए को एक मेजर सेटबैक मिला। फिर उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे तालिबान के हाथों में ये पावर दे करके आए हैं और वहां पे जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एक कियोस देखने को मिल रहा है तालिबान रूल के अंदर, एक सिविल वॉर की सिचुएशन तालिबान रूल के अंदर देखने को मिल रही है, वो ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि किसी भी तरीके से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट कर पाने में अमेरिका पूरी तरीके से फेल हुआ है अफगानिस्तान में और तालिबान अपने हिसाब से वहां पे जो उनको करना है वो कर रहे हैं। अब यूएसए ना तो अफगानी सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाया, यूएसए ना तो यहां पर अपने रूल्स बेस्ड अपना जो रूल एंड ऑर्डर है उसको किसी भी तरीके से तालिबान की पॉलिसी में इंक्लूड कर पाया और ना ही यहाँ पे जो अमेरिका है वो अपने फ्रेंड्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाया। जब मैं कहता हूं अपने फ्रेंड्स का इंटरेस्ट तो मैं बात करता हूं इंडिया की। जब तक यूएसए का प्रेजेंस था अमेरिका के अंदर, उस सॉरी यूएसए का प्रेजेंस था जब तक अफगानिस्तान के अंदर, उस समय पर इंडिया भी कॉन्फिडेंटली अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बना रहा था। इंडिया ने वहां पर करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किए, इनफैक्ट $3 बिलियन के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर, जहां पे हमने उनके लिए डैम्स बनाए, उनके लिए लाइब्रेरी बनाई, उनके पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शन में हमने इन्वेस्ट किया और भी कई तरीके से जो एड्स हैं फूड के टर्म्स में, मेडिसिन के टर्म में, उस सभी मामलों में हम अफगानियों को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहे। वहां पर हम भी अपना सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे लिए भी अफगानिस्तान जरूरी था और इस सिचुएशन में हम अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे अफगानिस्तान में बिल्ड कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान से यूएसए ने सडनली बैकआउट कर लिया बिना हमारे इंटरेस्ट की चिंता किए, ये एक तरीके से हमारा ट्रस्ट जो है वो इरोड होता है अमेरिका के ऊपर इस एक्टिविटी के कारण। तो वहां पे भी हमें ये लगता है कि भाई अमेरिका हमारे या अपने फ्रेंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाने के लिए स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं बहुत सारे। दूसरी बात, इंडिया के लिए और भी चैलेंज बन गया इसके बाद कि तालिबान जो है वो किसी भी तरीके से एक पॉन के रूप में काम ना करे पाकिस्तान के, वो यहाँ पर पाकिस्तान जो बैक्ड एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसको बढ़ावा ना दे, वो उसको भी इंश्योर करना अब सोलली इंडिया की जिम्मेदारी बन गई। उसमें भी इंडिया ने कुछ प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, उसमें भी यूएसए ने कुछ प्रमुख जो रोल है वो नहीं प्ले किया यहाँ पर। दूसरी बात, तालिबान के साथ जितने भी निगोशिएशंस हो रहे थे विड्रॉल करने के समय पर, वहां पे भी इंडिया को एज अ पार्टी के रूप में शामिल कराने के लिए उन नेगोशिएशंस में यूएसए ने कुछ खास एफर्ट नहीं किया। अगर करता तो शायद हम अपने इंटरेस्ट को बेटर तरीके से उस टेबल पे रख पाते, जो अब हमें खुद से मेहनत करके करना पड़ रहा है, खुद से हमें मीटिंग करनी पड़ रही है। लेकिन जब विड्रॉल का समय चल रहा था तो इंडिया को ट्रंप ने इनवाइट नहीं किया था काफी सारी मीटिंग्स में, जो कि हमें दिखाता है कि क्या हम पूरी तरीके से
यूएसए पे ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इन सब चीजों के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाता है, राइट। फिर अब यहाँ पर जब विड्रॉ कर लिया अमेरिका ने, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चाइना के द्वारा कि किस तरीके से जो वेस्टर्न मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस है, वो किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक बुरी चीज है। ये नैरेटिव चाइना पुश कर पाने में कामयाब हो रहा है। उनका कहना है, इन्हीं एग्जांपल्स को देख करके चाइना भी बात करता है कि किस तरीके से जहां जहां पे वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई, वहां पर केवल और केवल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और क्योस देखने को मिला है, और अमेरिका हर फ्रंट पे फेल हुआ है। चाइना को भी ये कहना है। तो चाइना जो है अफगानिस्तान से विड्रॉल, और दूसरे फ्रंट पे भी जहां पे यूएसए की हार हो रही है, उसको अपनी एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। और साथ ही साथ जिस तेजी से विदाउट यूजिंग एनी सोल्जर वो अफगानिस्तान में या फिर पाकिस्तान में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपनी प्रेजेंस बना पाने में कामयाब हो रहा है, ये साफ दिखलाता है कि उनका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो शायद वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बेटर हो। ऐसा नैरेटिव चाइनीज जो है वो कंटिन्यूसली इस तरह के विड्रॉल के बाद पुश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो ये तो हो गए कुछ पास्ट चैलेंजेस की बात। अगर हम लोग प्रेजेंट में भी देखें तो यूएसए के सामने अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि अगर हम लोग यूक्रेन की बात करें, तो क्रीमिया का एनेक्सेशन करने के बाद यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास रशिया ने पिछले कुछ महीनों से लाखों ट्रूप्स जो है उसको डिप्लॉय कर रखा है। और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो यहां तक कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो कभी भी यूक्रेन के इन्वेजन का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऐसे में यूक्रेन को नेटो का पार्ट बना करके, नेटो ग्रुप में इंक्लूड करके रशिया के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेक्शन देने का काम किस तरीके से किया जाएगा, यूएसए के लिए ये एक मेजर चैलेंज रहेगा। फिर उसके बाद रशिया को किस तरीके से ब्लैक सी या बाल्टिक सी के अंदर कंटेन करना है, ये यूएसए के लिए एक मेजर चैलेंज रहेगा। रशिया जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहा है यूक्रेन के फ्रंट पर और वर्ल्ड के अदर फ्रंट्स पे भी, उसको किस तरीके से काउंटर कर पाते हैं जॉय बाइडेन, ये देखना भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन माइग्रेंट क्राइसिस जो हुई बेलारूस में, वहां पे भी रशिया का जो रोल रहा वो भी एक चैलेंज बना यूएसए के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेटो कंट्रीज में सबसे बड़ा जो लीडर है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और अगर वो नेटो कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाने में एक सिंगल कंट्री के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाता है कि भाई यूएसए शायद उतना केपेबल नहीं है इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो रशिया जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहा है, अगर उसको जल्दी ही काउंटर नहीं किया गया तो यूएसए के इन्फ्लुएंस को एक और मेजर सेटबैक मिल सकता है यूरोप के अंदर भी। और प्रेजेंट यूएसए गवर्नमेंट के सामने जो एग्रेसिव रशिया है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के राइज किया है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ईरान के कंटेक्स्ट में, तो जब बैरक ओबामा आपके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने ईरान के साथ समझौता किया था कि आप किसी भी प्रकार से यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करोगे। अगर आपने किसी भी प्रकार से यूरेनियम का एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करी तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो उस समय पर डील ये हुई थी कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा और उसके बदले यूएसए उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। लेकिन फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद वो ये डील ही कैंसिल कर देते हैं, जिसके बाद उन्होंने ईरान के ऊपर हैविली सैंक्शन लगाने की कोशिश करी। पर्शियन गल्फ के आसपास अपनी जो नेवल शिप्स की प्रेजेंस है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करी, और ईरान को एक प्रेशर के अंदर ईरान की इकोनॉमी क्रम्बल हो जाए, ऑर्डर क्रम्बल हो जाए, इसको लेकर के यूएसए ने काफी एफर्ट किए। लेकिन सम हाउ ईरान सर्वाइव, और ईरान जो है उसने भी एग्रीमेंट को तोड़ने की बात कही यहाँ पर, और वो अपनी यूरेनियम के एनरिचमेंट करता रहा। इस पूरे प्रोसेस के बाद जब अब जॉय बाइडेन आए तो वो फिर से वापस इस डील को रिवाइव करने की बातें कर रहे हैं, इस डील को रिवाइव करने की जो स्टैंड है वो अपना रख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ईरान फ्रंट पे भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो यूएसए है वो अपना जो पॉलिसीज के एम थे उसके, उन पॉलिसीज के एम को पूरा कर पाने में यहाँ पे फेल रहा है वो। और यहाँ पे भी एक मेजर सेटबैक देखने को मिला है ईरान इशू के ऊपर भी यूएसए को यहाँ पर। तो अब इस समय पर यूएसए के पास जो चॉइसेस हैं, वो चॉइसेस के नाम पे अगर हम लोग बात करें तो यूएसए इस समय पर काफी बड़े डिलेमा में है। डिलेमा क्या है? सबसे बड़ी डिलेमा ये है कि अमेरिका अपने यूनिपोलर जो
यूनिपोलैरिटी का जो स्ट्रक्चर अमेरिका ने मेंटेन किया था पूरे वर्ल्ड में, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। फिर या उसका जो फोकस है वो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर हो, या फिर वो अगले बाइपोलर कॉन्टेस्ट की तैयारी करे। यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ से वर्ल्ड बाइपोलर ऑर्डर में ऑलरेडी जा चुका है, इसको वो मान ले, और अगले कोल्ड वॉर की तैयारी जिस तरीके से रशिया के साथ हुआ था यूएसए का, उसी तरीके का काम वो चाइना के साथ करे, और चाइना पर कंप्लीट फोकस करके चाइना को कंपटीशन में एलिमिनेट करके वापस से यूनिपोलर वर्ल्ड एस्टेब्लिश करे, या फिर वो कंटिन्यू रखे अपने पॉलिसीज को उसी तरीके से जैसे उसने कोल्ड वॉर के बाद अपनाई थी। ग्लोबल पुलिसमैन की जो पॉलिसी उसने अपनाई थी, लिबरल ऑर्डर को प्रमोट करने की जो पॉलिसी उसने अपनाई थी, उसको कंटिन्यू किया जाए, या फिर वो मल्टीपल फ्रंट्स पे यूएसए को जो अटैक्स झेलने को मिल रहे हैं और लाइन से सेटबैक झेलने को मिल रहे हैं, उसको किस तरीके से एड्रेस करे। ये कई सारे डिलेमास जो हैं वो अमेरिका के सामने हमें देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में अमेरिका क्या करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के कॉम्पिटिटर्स, जिस तरीके से अमेरिका के जो एनमी जिनको अमेरिका कहता है, वो जिस तरीके से यहाँ पे एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमें इंडिकेट करता है कि शायद वर्ल्ड एक नए वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें अमेरिका का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अमेरिका इस पूरे सिचुएशन में अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू बैलेंस किस तरीके से अचीव करता है और अपने पुराने इन्फ्लुएंस को किस तरीके से रीगेन करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।